नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्षरता नियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 44। जो सेक्शन पहले ये 50 हुआ करती थी। सेक्शन 50 इंडियन एविडेंस एक्ट। हेडिंग देखिए क्या है, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। संबंधों के बारे में राय लेनी है दोस्तों कोर्ट को। देखिए, राय तो कोर्ट को ही लेनी है। क्यों लेनी होती है मैंने कई सारी वीडियोस में बता दिया है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन बनानी है तो किस व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट होगी। लेकिन एक बात मैं हर बार रिपीट करना चाहूंगा कि किसी भी पर्सन की ओपिनियन हवा में नहीं हो सकती, उसके पीछे कुछ ग्राउंड्स चाहिए। जो व्यक्ति वो ग्राउंड्स बता पाएगा उसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। और दूसरा, ग्राउंड्स होने के बावजूद भी हर व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी। सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होगी उन 6 पॉइंट्स। एक्सपर्ट कौन होगा? जिसके पास स्पेशल स्किल है। कैसे आई वो स्पेशल स्किल? स्टडी करके आई, एक्सपीरियंस से आई, ऑब्जर्वेशन से आई, किसी भी तरीके से आ सकती है, बट ही हैज एक्वायर्ड स्पेशल स्किल इन दैट फील्ड्स, वन ऑफ द 6 फील्ड्स, वो एक्सपर्ट कहलाएगा। सेक्शन 41 में वहां पर्सन की ओपिनियन है। एक्सपर्ट देखिए, बहुत सारे लोग बड़ा गलत पढ़ा कहते हैं कि देखिए सेक्शन 41 में एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो गया है जो एक्सपर्ट नहीं है। अरे भाई, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो पर्सन ही है। कहीं भी एक्सपर्ट वर्ड यूज नहीं हुआ, उसको एक्सपर्ट मत बोलो भाई। एक्सपर्ट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर हैंडराइटिंग में उसको बहुत सारी नॉलेज है, वो स्पेशली स्किल्ड है हैंडराइटिंग में। नहीं भाई, वो पर्टिकुलर पर्सन की हैंडराइटिंग से परिचित है, बस केवल एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग से परिचित है। परिचित, एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन। कब होगा एक्वेंटेड, वो डिटेल वीडियो देख लीजिए। बट एक्सपर्ट नहीं है, उसको एक्सपर्ट मत बोलिए। सेक्शन 42, वहां पर केवल और केवल कस्टम और राइट की बात होती है, और वो भी कस्टम कैसे? जनरल कस्टम, पब्लिक नहीं। पब्लिक तो सेक्शन 26 में है, क्लॉज डी या 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अभी 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और सेक्शन 43 वहां पर यूसेजेस है, टेनेट्स, किसी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल फाउंडेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसके बारे में वो पर्सन की नॉलेज है भैया, वो एक्सपर्ट नहीं है। उसका एक्सपर्ट तो बहुत है, सीए हो सकते हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में, लेकिन सीए की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, बेशक वो सीए नहीं है, बट उसके पास स्पेशल मींस थे ऐसी नॉलेज होने के, उस स्पेशल मींस के कारण उसकी ओपिनियन रेलेवेंट हुई है। वो एक्सपर्ट मत बताओ उसको। और सेक्शन 44 में क्या है भाई? फिर यहां पर रिलेशन के बारे में ओपिनियन है, बट कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या एक ओपिनियन के ग्राउंड्स हैं यहां पर? और वो पर्सन जिसकी ओपिनियन रेलेवेंट बताई जा रही है, वो स्पेशल कैसे है? जिसकी ओपिनियन इतने सारे लोगों में से छांट कर कहा भाई तुम्हारी ओपिनियन रेलेवेंट है, वो क्यों स्पेशल है, वो देखना है। सेक्शन कहती है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the relationship of one person to another। अर्थात पहली बात, किसी सूट में 2 लोग होने ही चाहिए। दोनों लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। उस रिलेशन के बारे में कोर्ट को ओपिनियन बनानी है। अगेन सेक्शन 42 में एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम थी, राइट थी, जनरल कस्टम, जनरल राइट, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सेक्शन 43 में अस्तित्व नहीं था। यूसेज, टेनेट्स, सब उसके बारे में ओपन, नॉट ओनली एग्जिस्टेंस, इनका सब कुछ के बारे में ओपिनियन बनाना। यहां सेक्शन 44 में अगेन एग्जिस्टेंस की बात आ गई। सेक्शन 43 बीच में एग्जिस्टेंस को मिस कर जाता है, बट सेक्शन 42 में एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम राइट, अगेन सेक्शन 44 में एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। मतलब एक ही बात चेक करनी है कि दोनों पार्टी, 2 लोगों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, दैट्स इट। जहां जहां एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, वहां वहां नॉन एग्जिस्टेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि
इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, इसके बारे में जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी ओपिनियन देने आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो एक तरफ की ओपिनियन देगा कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। नो, ऐसा नहीं है। वो यही बोल सकता है कि नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, ऐसे संबंध के बारे में, ऐसे संबंध के अस्तित्व के बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। यहां पर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। बट किस पर्सन की? ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की। अगेन एक्सपर्ट नहीं है, व्यक्ति है। हु, अब इस व्यक्ति को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हु एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज, या तो जिस फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, उस फैमिली का कोई मेंबर है, उस फैमिली मेंबर की जो ओपिनियन होगी उस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में वो रिलेवेंट हो जाएगी, या फिर अदरवाइज। मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये अदरवाइज और या फिर अदर्स, ये वर्ड्स लास्ट में आए तो इनका मीनिंग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए इजस्डम जनरस रूल फॉलो किया जाता है और ये देखा जाता है कि इस अदरवाइज से पहले कितने वर्ड हैं, नंबर एक बार एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अगर 3 वर्ड नहीं है तो फिर इस अदरवाइज का मीनिंग ओपन होता है, कुछ भी आ जाएगा, फिर इसमें सब कुछ शामिल है। और अगर 3 वर्ड हैं तो फिर देखना है अदरवाइज से पहले जो 3 वर्ड है क्या वो कोई क्लास बनाते हैं, उनमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो फिर वो कॉमन वाला ही मीनिंग निकलेगा अदरवाइज का भी और अदर्स का भी। और अगर उनमें 3 तो है बट कॉमन कुछ नहीं है तो अगेन इस अदरवाइज का मीनिंग ओपन हो जाएगा। तो इस अदरवाइज से पहले 3 वर्ड नहीं है, केवल एज ए मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज। 3 वर्ड नहीं है, इजस्डम जनरस रूल नहीं लगेगा। इट मींस इधर इस अदरवाइज में सब कुछ, सारे व्यक्ति, फैमिली मेंबर्स की को भी इंक्लूड अलग से किया, बट उसके बावजूद भी फैमिली मेंबर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो व्यक्ति होना कैसा चाहिए? हु हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। अगेन वही वर्ड्स जो सेक्शन 43 में थे कि इस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में इस व्यक्ति के पास इस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस की जानकारी होने के लिए स्पेशल मीन्स हैं, स्पेशल साधन हैं। अगेन वही पंडित जी आ गए उस फैमिली के, वही आए थे नामकरण कराने, वही आते हैं शादी कराने, वही आते हैं और हवन कराने, और रिलेटिव वहां पर आते हैं तो पंडित जी हर बार देखते हैं कि एक लेडी आती है और अपना रिश्तेदार बताते हैं साहब उसको, और एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करते हैं। जब वो जाती है तो उसको कहते हैं बहन कह के उसको विदा देते हैं। क्या है ये? कंडक्ट। किनका कंडक्ट है भैया? जिन लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, एक तो उनका कंडक्ट। दूसरा, इस कंडक्ट को देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? उनका भी कंडक्ट हो सकता है और उनकी ओपिनियन हो सकती है। बहुत बड़ा फील्ड है, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखना है। तो वो जिनके पास स्पेशल मीन्स हैं ऐसी नॉलेज के ऑन द सब्जेक्ट, मतलब ऑन द रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ऐसी ओपिनियन जिसके पास कुछ स्पेशल साधन हैं किसी दो व्यक्तियों के संबंध के बारे में जानकारी होने के, वो एक फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, बुजुर्ग आदमी है मान लो फैमिली का, वो भी कह सकता है कि हाँ इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। जैसे कि इस सेक्शन के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को एक लुका छिपी मूवी का एग्जांपल देता हूं। उसमें एक ही गांव के एक लड़का और लड़की होते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, बट एक ही गांव के होने के कारण गांव शादी नहीं करने देता उनको, तो वो दोनों भाग जाते हैं, बट अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि लड़के की जिद है कि जब तक मेरे फैमिली वाले मुझे मेरी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। बट दोनों भाग गए, किसी लोकेलिटी में रहने लग गए। अब जब एक ही साथ रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं,
और ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसा वो पति पत्नी है, बेशक अभी तक शादी नहीं हुई है। कंडक्ट कैसा है, वो अपने आप को कंडक्ट से क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। या उनका पड़ोसी अब उनको बुला रहा है अपने घर पे दावत के लिए, तो एज ए हस्बैंड वाइफ अड़ोसी पड़ोसी सब उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसा कंडक्ट करते हैं अड़ोसी पड़ोसी उनके साथ में, हस्बैंड वाइफ। तो अब अगर इन दोनों लड़का लड़की के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में कोर्ट को ओपिनियन बनानी हो, तो सेक्शन 44 में जो ओपिनियन आएगी वो किसकी आएगी, वहां अड़ोसी पड़ोसी की। वो देखते हैं इन दोनों का कंडक्ट कैसा है, इन दोनों को ये पड़ोसी किस तरीके से रिसीव करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इन पड़ोसियों की रेलेवेंट हो जाएगी ओपिनियन की यस ये दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शादी के बारे में एक एक्सेप्शन दिया गया इसी सेक्शन में, केवल लिमिटेड पर्पज के लिए ये एक्सेप्शन है दोस्तों, केवल और केवल सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। वहां कहा गया है कि अगर ये ऑफेंस हैं तो इन ऑफेंसेस में मैरिज एक अपने आप में फैक्टिंग इशू होता है। तो उन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन वाले तो ये वाली ओपिनियन, पीछे वाली ओपिनियन, shall not sufficient to prove a marriage in proceedings under the divorce act। डाइवोर्स करने के लिए डाइवोर्स एक्ट में किसी ये जो पर्सन ने अपनी ओपिनियन दी कि हाँ ये लुका छुपी वाले दोनों लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ हैं, अड़ोसी पड़ोसियों ने बोला, तो उन अड़ोसी पड़ोसियों की जो ओपिनियन होगी वो डाइवोर्स एक्ट में रेलेवेंट नहीं होगी। तो एक्सेप्शंस भी आपको पता होना चाहिए। और कहानी होगी और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मैरिज को प्रूव करने के लिए ओपिनियन काम नहीं आएगी, फिर वहां दूसरी एविडेंस लानी पड़ेगी मैरिज की। ये कहती है सेक्शन 44। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, दो इलस्ट्रेशंस हैं, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है, चलो दोनों बता देता हूं। क्वेश्चन इज कोर्ट के सामने क्या होना चाहिए, कोर्ट को एक ओपिनियन बनानी है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है कोर्ट के सामने वेदर ए एंड बी वर मैरिड, ए और बी की क्या शादी हो गई थी, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। और इस पॉइंट पर कोर्ट को अपनी राय बनानी है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या ये दोनों मैरिड हैं। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स, और लुका छुपी वाले मामले में देयर नेबर्स, उनके नेबर्स को हमेशा दोनों को कैसे ट्रीट किया गया, या उनके फ्रेंड के बारे में फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट किया गया, फ्रेंड के द्वारा इन दोनों को एज ए हस्बैंड वाइफ। इनके फ्रेंड ए एंड बी को, इनके नेबर्स ए एंड बी को एज ए हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते थे, ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा एज पर सेक्शन 44। इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, the fact that A was always treated as such by the members of family। as such बोले तो मतलब legitimate child ट्रीट किया गया उसकी फैमिली के द्वारा, और किसकी फैमिली के द्वारा, बी की फैमिली के द्वारा। बी का बच्चा है, ये लेजिटिमेट है या नहीं, बी की फैमिली ने हमेशा इसको एज ए सन ट्रीट किया है, treated as a such member बोले तो ऐसा सन, लेजिटिमेट सन ट्रीट किया है बी की फैमिली ने। अब बी की फैमिली का कोई मेंबर आएगा और बोलेगा कि इसको तो हम हमेशा से ही अपना मेंबर ट्रीट करते आ रहे थे, या इस फैमिली का पड़ोसी सी हो सकता है और वो बता सकता है कि जी यस बी की फैमिली के जो मेंबर्स थे मैं देखता था उनका कंडक्ट, ये तो इस बच्चे को अपना लेजिटिमेट बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो इसकी ओपिनियन रेलेवेंट हो जाए, फैमिली मेंबर की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाए। तो ये है सेक्शन 44। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। अब एक लास्ट सेक्शन है सेक्शन 45, और सेक्शन 45 देखिए लास्ट में लिखी गई, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए क्या ये सेक्शन 45 केवल और केवल एक्सपर्ट से रिलेटेड है?
क्या कहती है? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ध्यान देना, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। तो किसकी ओपिनियन, किसकी ओपिनियन के ग्राउंड्स? मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि ओपिनियन ऐसे ही नहीं बनेगी, उसके पीछे कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। तो लेजिस्लेचर ने लास्ट में एक सेक्शन डाली कि जिन ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन बनाई गई वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। क्या कहते हैं? whenever the opinion of any living person is relevant। यहां पर दो बार वर्ड यूज हुए, एक बार ये रेलेवेंट, एक बार ऑल्सो रेलेवेंट। तो ये पहले वाला रेलेवेंट क्या है? पहले वाला रेलेवेंट कहता है कि एक ओपिनियन ऑलरेडी रेलेवेंट है, वो ओपिनियन होनी चाहिए लिविंग पर्सन की, जिंदे पर्सन की। अर्थात ये सेक्शन 26 क्लॉज डी पर एप्लीकेबल नहीं होती उस मामले में जहां पर व्यक्ति अवेलेबल नहीं है या डेड हो गया है। लिविंग पर्सन का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जिंदा भी है और कोर्ट में आकर अपनी ओपिनियन देगा। एक ओपिनियन पहले से ही रिलेवेंट है, सुसंगत है, देन द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर रेलेवेंट। अब यहां दूसरे वाले पॉइंट पे आर क्या रेलेवेंट है? ये ग्राउंड्स आर रेलेवेंट। अब कौन से ग्राउंड्स है? ऑन विच सच ओपिनियन वाज फॉर्म्ड। जिन ग्राउंड्स पर ऐसी ओपिनियन तैयार की गई जो पिछली सेक्शंस में बात हुई है, वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सेक्शन 39 में एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन बनाई, तो एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा कि उसने जो अपनी ऐसी राय बनाई है उसके पीछे के कारण क्या है, वो ग्राउंड्स बताएगा। और मानिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दोस्तों कि ओपिनियन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, एक ओपिनियन पार्ट होता है। डेटा पार्ट उसको कि क्या डेटा दिया गया, और ओपिनियन पार्ट मतलब उसके आधार पर उसने क्या ओपिनियन बनाई। अब इसके बाद तीसरा पार्ट भी होना चाहिए कि वो ग्राउंड्स क्या है जिनके आधार पर ऐसी ओपिनियन बनाई। तो जजमेंट ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जब कोई एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन की एविडेंस देने कोर्ट में आया और उसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ और चीफ एग्जामिनेशन में उसने अपनी ओपिनियन के ग्राउंड्स नहीं बताए, तो उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। पहले से ही वैल्यू बड़ी वीक है एक्सपर्ट की ओपिनियन की, अगर उसने ग्राउंड्स नहीं बताए तो और वीक होगी, कोई वैल्यू नहीं है फिर उसकी। अर्थात अगर आप किसी एक्सपर्ट को लेकर आते हैं तो जब भी वो विटनेस बॉक्स में खड़ा हो तो सबसे पहले आप उसे प्रूव करिए कि वो एक्चुअल में एक एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कैसे प्रूव करेंगे? कि क्या उसने कोई स्टडी की है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, बताए कि हाँ मैंने मास्टर डिग्री ली है, पीएचडी की है, रिसर्च की है, इतने मैंने केसेस हैंडल किए हैं, इतने दिन से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर मान लो स्टडी से वो एक्सपर्ट नहीं बना, एक्सपीरियंस से बना है, तो वो बताए कि उसको एक्सपीरियंस कैसे आया, कहां कहां आया, कितने दिन से वो एक्सपीरियंस कर रहा है, या ऑब्जर्वेशन करी है उसने तो उससे बताए। जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सपर्ट बताना चाहता है, सबसे पहला काम उसका कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो एक्सपर्ट है। अगर कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया कि वो एक्सपर्ट है, देन उस व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। अगर उसने प्रूव नहीं किया कि वो एक्सपर्ट है तो उसकी ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होगी। पहले एक्सपर्ट प्रूव कर दिया, अब वो अपनी ओपिनियन बताए कि उसको, ओपिनियन से भी पहले ये बताए कि उसको क्या क्या फैक्ट दिए गए थे, ये फैक्ट किसी और ने दिए थे, हियर से हैं उसके लिए सब कुछ ये, बट उन फैक्ट्स के आधार पे उसने क्या अपनी ओपिनियन क्रिएट की वो बताएगा। और चीफ एग्जामिनेशन में ही वो अपने ग्राउंड्स के, अपनी ओपिनियन के ग्राउंड्स बताएगा। सपोज
चीफ एग्जामिनेशन में उसने ग्राउंड्स नहीं बताए, क्रॉस में पूछ लिया तो उसकी एविडेंस में तो आ गए ग्राउंड, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि क्योंकि उसने चीफ में एग्जामिनेशन में नहीं बताए वो ग्राउंड्स, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्रॉस में आ गए कोई बात। तो वो ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहां? सेक्शन 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तो हुई एक्सपर्ट की बात। अब सेक्शन 41 में तो एक्सपर्ट नहीं है, 42 में तो एक्सपर्ट नहीं है, 43 में तो एक्सपर्ट नहीं है, 44 में तो एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल ओपिनियन है उन लोगों की। तो अगेन उन लोगों ने अपनी ओपिनियन किन ग्राउंड्स पर बनाई, वो ग्राउंड्स अगेन रेलेवेंट हो जाएंगे। वहीं पर सेक्शन 40 क्या कहती है? वो केवल और केवल एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करती है सेक्शन 40, और सेक्शन 45 सारे के सारे सेक्शन 39 से लेकर लास्ट तक जितनी भी ओपिनियन है सबके बारे में बात करती है। आप ये मत कहना कि ये सेक्शन एक्सपर्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपर्ट पर भी एप्लीकेबल है, नॉन एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है उस पर भी एप्लीकेबल है। तो ग्राउंड्स आर ऑल्सो रेलेवेंट, और रेलेवेंट है तो इसका मतलब इन ग्राउंड्स के बारे में भी ओपिनियन दी जा सकती है। अब मान लो किसी एक्सपर्ट को आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ब्रीच करना चाहते हैं और उसने जो ओपिनियन दी उसकी ओपिनियन को किसी लिटरेचर से आप कंट्राडिक्ट कराना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका है कि वो लिटरेचर आप उसके सामने रखिए, उसकी अटेंशन ड्रॉ करिए उतने पार्ट पर, और हो सके तो उसको दे दीजिए और 2 दिन का टाइम दे दीजिए कि ये पढ़ लीजिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें क्यों गलत लिखा है और क्यों ये लिटरेचर आपके अगेंस्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बातों, सिंपल से शब्दों में मैं अगर कहूं तो ओपिनियन तभी रेलेवेंट है जब उसके साथ ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे। अब कोई व्यक्ति देखिए इलस्ट्रेशन को देखकर कुछ और बात कह सकता है, बट आप ध्यान रख लीजिए कि बिना ग्राउंड्स के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन को देखकर आपको कंफ्यूज कर सकता है। एन एक्सपर्ट, केवल और केवल एक्सपर्ट का एग्जांपल है यहां पर, बट ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन 45 केवल और केवल एक्सपर्ट की ओपिनियन तक ही लिमिटेड है। सारी ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन, भैया एनी लिविंग पर्सन, तो सिंपल लिख दिया होता अगर ये एक्सपर्ट तक ही सीमित होती तो ओपिनियन ऑफ एनी एक्सपर्ट इज रेलेवेंट, देन उसके ग्राउंड्स भी रेलेवेंट, बट ऐसा नहीं लिखा ना। इट मीन सारे लिविंग पर्संस की ओपिनियन है, तो ये सेक्शन 13 पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी भैया, वहां पर भी लिविंग पर्सन की ओपिनियन है। तो एन एक्सपर्ट मे, ये मैं मे वर्ड आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस मे के कारण आपको कंफ्यूज कर सकता है। एन एक्सपर्ट मे गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। वो ये बता सकता है कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए अपनी ओपिनियन बनाने के उद्देश्य से, क्या पीसीज उसने कट किए, कितना एनालाइज किया, क्या मार्क्स लगाए, क्या कहां कहां पर उसने अपनी नोटिंग दी। तो जब ओपिनियन देने आए कोई एक्सपर्ट तो आप उससे इन चीजों को मांग सकते हैं, उन पर फाइनल दूसरी डेट पर आप क्रॉस कर सकते हैं तैयारी करके कि वो मटेरियल दीजिए जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। ये जो मे वर्ड है ये इससे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहां पर ग्राउंड्स बताना मर्जी है एक्सपर्ट की कि वो दे या ना दे। ना भाई ना, ऐसी मर्जी नहीं है, कंपलसरी है। ग्राउंड्स आर रेलेवेंट, उनके बारे में ओपिनियन दी जा सकती है, और जजमेंट्स ये हैं कि जब तक ग्राउंड नहीं बताओगे, आप उन ग्राउंड्स पर क्रॉस करने का मौका नहीं दोगे अगली पार्टी को, तो आप अपने मन में कुछ भी ओपिनियन बना के बैठ जाओ, वो रेलेवेंट कैसे हो जाएगी? नहीं हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 45 अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये ओपिनियन वाला चैप्टर हमारा एंड हुआ। अब करेक्टर के बारे में बात करेंगे कि करेक्टर व्हेन रेलेवेंट, और इन अगली 5 सेक्शंस के बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।